हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम डिस्कस करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हम इस पूरे टॉपिक को भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, किस एक्ट के तहत ये काम करता है, इसकी प्रस्तावना क्या है, फिर इसमें कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती है, ये कार्य क्या करता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था होती है उसको समझने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी लगाए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना की, तो भारतीय रिज़र्व बैंक जो है इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसका गठन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। शुरुआत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। आपको ये बहुत ही ज़्यादा याद करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली लोग को ये नहीं पता होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर प्रारंभ में कहाँ पर था। तो ये आपसे सवाल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कई बार तो पूछा भी गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है प्रारंभिक समय में कोलकाता में था, लेकिन फिर इसको 1935 के बाद 2 वर्षों के बाद इसे विस्थापित कर दिया गया और इसे 1937 में कोलकाता से स्थानांतरित करते हुए मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद से इसका जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय का जो कार्य मतलब हेड क्वार्टर से ये इसका मुंबई में स्थापित है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो कहाँ पर चेयर करते हैं, मतलब कहाँ पर बैठते हैं, तो मोस्टली जो लोग होंगे यदि उनको ऑप्शन ना दिया जाए तो वो दिल्ली ही लगाएंगे। लेकिन आपको याद करने वाली बात है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो मुंबई में है और इसके जो गवर्नर है वो इसी कार्यालय में बैठते हैं, मतलब वो मुंबई में ही बैठते हैं। और वहीं से जो भारत में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको निर्धारित किया जाता है और वहीं से संचालित किया जाता है। फिर प्रारंभ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह तो एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, मतलब एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1935 के बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब इसका नेशनलिज्म कर दिया गया था। फिर इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूर्णतः भारतीय स्वामित्व की एक संस्था बन गई है। तो ये तो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना से संबंधित कुछ जानकारियां। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्तावना से संबंधित। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्तावना क्या कहता है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, जैसे भारत का प्रियम्बल है प्रस्तावना है, ठीक उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या कहता है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रस्तावना है उसमें बैंक के मूल कार्य का वर्णन किया गया है। मुख्यतः उसमें क्या लिखा है, मैं शब्दशः पढ़ने की कोशिश करूंगा। उसमें लिखा गया है, भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम और विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क बनाए रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ये इसके प्रस्तावना में लिखा गया है। फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका एक केंद्रीय बोर्ड होता है जिसका गठन किया गया है। तो केंद्रीय बोर्ड किस प्रकार से कार्य करता है, क्या उसके कार्य करने के प्रोसीजर होता है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे, आप मान के चलिए कि आपको आरबीआई की जो कार्यविधि है, उसके जो कार्य करने की प्रणाली है, वह आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, रिजर्व बैंक का जो कामकाज है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित किया जाता है। अब केंद्रीय निदेशक बोर्ड क्या है ये समझना होगा। तो देखिए, केंद्रीय निदेशक बोर्ड उसे कहा गया है यहाँ पर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है 4 वर्षों के लिए। अब जो 4 वर्ष होते हैं वह किस प्रकार से, तो देखिए, इसका गठन है ना सरकारी निदेशक के द्वारा किया जाता है।
पूर्णकालीन होता है, गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है जिसके द्वारा पूरा संचालन किया जाता है, उसमें एक गवर्नर होता है, उसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। फिर उसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, इनका भी कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1+4 यहाँ पे गवर्नर्स और डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये तो हो गया सरकार से के द्वारा चयनित सरकारी लोगों की। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, इसमें कुछ ऐसे प्राइवेट लोग भी होते हैं जो कि गैर सरकारी संस्था से आते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर गैर सरकारी निदेशक कहते हैं। सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी इसमें शामिल किए जाते हैं, मतलब 10+2। तो 10 अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट फर्म से बुलाए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं उनकी योग्यता के अनुसार, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि सरकारी संस्था में से आरबीआई में डाले जाते हैं। फिर 4 यहाँ पर निदेशक होते हैं जो कि 4 स्थानीय बोर्डों में प्रत्येक से एक एक लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके गठन की प्रक्रिया और केंद्रीय बोर्ड का गठन किस प्रकार से होता है। फिर अब बात करते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या प्रमुख कार्य करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं यहाँ पे कि समझाने की कोशिश करेगा कि आरबीआई किस प्रकार से अपनी कार्यविधियों को आगे बढ़ाता है। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके प्रमुख कार्यों में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण कार्य ये है वो है मौद्रिक प्राधिकारी, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी दैट मीन्स मौद्रिक नीति तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना और उसकी निगरानी करना, ये सबसे प्रमुख कार्य है आरबीआई का। उद्देश्य क्या होता है, तो मौद्रिक प्राधिकारी के मतलब माध्यम से इसका उद्देश्य ये होता है कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य का निर्धारण करना और उसको बनाए रखना। जैसे कि रिजर्व बैंक है, यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड के द्वारा करता है। अब वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड को इंग्लिश में यहाँ पर बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, मतलब BFS भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये दिशा निर्देश जारी करता है। इस दिशा निर्देश के अनुसार इसमें कार्य किया जाता है। इस बोर्ड की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि BFS क्या कार्य करता है, तो आप लिख सकते हैं कि दिशा निर्देश जारी करता है। और ये इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 1994 में किया गया था। ये एक MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। फिर यहाँ पर आता है मौद्रिक नीति समिति क्या होता है। हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति क्या है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने वाली संस्था है जो कि आरबीआई के बॉडी से अलग है। ये तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो उसकी सेक्शन धारा 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या MPC कहा जा सकता है। मुद्रास्फीति को यहाँ पर इन्फ्लेशन कहेंगे। लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। पहले यह कार्य रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे ये जो मौद्रिक नीति समिति है वो क्या करती है, ये इन्फ्लेशन जो रेट होता है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी यहाँ पर नीतिगत ब्याज दर में परिवर्तन करने की बात होती है, तो ये समिति करती है। पहले क्या था, पहले ये काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो उसका गवर्नर है उसके द्वारा किया जाता था। तो उनका जो ये परिवर्तन करने का जो प्रोसेस था, जो अधिकार था, उसको यहाँ से शिफ्ट करके मौद्रिक नीति समिति को दे दिया गया है। पहले सिंगल व्यक्ति करता था, अब ये पूरी समिति मिलकर करती है। तो रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में इस समिति की सहायता करता है। तो ऐसा नहीं है कि जब इस नीति को, ये समिति को जब यहाँ पर अधिकार दिया गया ब्याज दर में परिवर्तन करने के लिए महंगाई के आधार पर, तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक है वो भी अपना रोल निभाता है। वो क्या करता है, वो यहाँ पर समिति को सहायता करता है, वो रिकमेंडेशंस देता है। फिर इसके साथ अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के विचारों और रिजर्व बैंक के विश्लेषण कार्य में नीतिगत जो भी रेपो रेट्स होते हैं, उस रेपो रेट पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में ये योगदान देता है कि किस प्रकार से उसमें परिवर्तन किया जा सके।
फिर यहाँ पर आता है इसका दूसरा प्रमुख कार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो दूसरा प्रमुख कार्य आता है उसमें क्या है कि उसमें वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक होता है। दैट मीन्स रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये किस प्रकार से कार्य करेगा, क्या करेगा? तो देखिए, बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत तो मापदंड निर्धारित करता है ये वाला संस्था। फिर इसके साथ साथ जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ता जो होते हैं, जो पैसा जमा करते हैं, जो यहाँ पर अपने पैसे को बैंक में डालते हैं, उनके हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। उन बैंकिंग सुविधाओं में, सेवाओं में बहुत सारी सुविधाएं आ सकती है। एटीएम कार्ड्स आ सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग आ सकती है, मार्केटिंग के जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है वो सब आ सकते हैं इसके अंतर्गत। फिर जो इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के आज जो फॉरेन करेंसी है वो इतना हो गया है, हमेशा बताया जाता है। तो बात ये आता है यहाँ पर कि ये बताता कौन है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिम्मे है ये सारा का सारा काम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, 1999 से ही जो विदेशी मुद्रा है उस मुद्रा का संचालन करती है, और जो भी विदेशी मुद्रा भारत के पास आता है उन सभी का देखरेख, उन सभी का जो भी कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो विदेशी व्यापार और भुगतान की को जो सुविधाएं बनाना एवं भारत में विदेशी मुद्रा का क्रमिक विकास करना, उसके कार्य में ये उद्देशित है। फिर आता है यहाँ पर चौथा कार्य, वो है मुद्रा जारी करता, इशू ऑफ करेंसी या इशूअर ऑफ करेंसी। तो ये क्या है? तो देखिए, हम सभी जो हमारे पास जो भी करेंसी आता है उन सभी करेंसी को एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए मन में हमारे कि इसे इशू कौन करता है। तो देखिए, जो पैसे होते हैं ना, जो हमारा रुपए होता है, उन सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। एक्सपेक्टेड 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जो भी सारे करेंसी होते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और 1 रुपये का जो नोट होता है उसको वित्त मंत्रालय का जो सचिव होते हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। उन पे वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका साइन होता है, और बाकी जितने भी करेंसी होते हैं उन सभी पर, नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है। तो यह क्या करता है? करेंसी जारी करता है, उनका विनिमय करता है, परिचालन करता है, और अयोग्य जो करेंसी होती है उन सिक्कों को, करेंसी को नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा था कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, मतलब उस समय जब 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें जो भी यहाँ पर पैसे थे 500 के और 1000 के नोट जो थे उन सभी को नष्ट करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया गया था। फिर बाद में 500 का और फिर 2000 के नए नोट जारी किए गए थे, वो भी आरबीआई के द्वारा किया गया था। तो ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और ये इसलिए करता है ताकि उच्च गुणवत्ता के समय समय पर नोट लाया जा सके, करेंसी लाई जा सके, और जो अपर्याप्त मात्रा में जो भी करेंसी होता है उसकी परिपूर्ति की जाए, ये इसका कार्य होता है। फिर आता है इसका विकासात्मक भूमिका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है विकासात्मक भूमिका? देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्य की जो भी सहायता के लिए जो भी व्यापक स्तर पर कार्य हो सकते हैं उसको प्रोत्साहित करने का ये कार्य करता है। फिर इससे संबंधित कार्य क्या हो सकते हैं? तो देखिए, इससे संबंधित कार्य हो सकते हैं सरकार का बैंकर। अब सरकार का बैंकर क्या है? तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के लिए यह व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का भी कार्य करता है। वो कैसे करता है? तो देखिए, बैंकों के लिए बैंकर है ये, जैसे कि जितने भी अनुसूचित बैंक होते हैं उनके लिए ये कार्य करता है। तो पहले तो समझने में आना चाहिए हमें कि केंद्र और राज्य के लिए कैसे व्यापारी बैंक हो गया। तो ये केंद्र और राज्य के लिए व्यापारी बैंक इस प्रकार हो गया है कि जब भी कभी भी सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो बैंक के पास जाते हैं, वो अपने कुछ सिक्योरिटी को बैंक के पास जमा करते हैं और बैंक उन्हें फिर पैसा देता है। फिर वो सरकार अपने हिसाब से जो भी उसकी स्कीम्स होती हैं जन लाभ के लिए, उन सारी योजनाओं को वो संचालित करते हैं। हमेशा से ये प्रोसेस चलता है। अब दूसरी बात आ गई यहाँ पर बैंकों के लिए बैंक कैसे है? तो देखिए, बैंकों के लिए भी बैंक इसी प्रकार है जिस प्रकार से सरकार के हमने कंपैरिजन किया था।
अब किसी बैंक को लोन देना है लेकिन उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो उनके पास जो सिक्योरिटी जमा होता है, उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनका, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करता है और उनसे पैसे लेता है और फिर उनको अपने ग्राहक को देता है और फिर उससे जो ब्याज बनता है उससे वो चुकाई अपने करते रहते हैं। तो ये हो गया बैंकों के लिए बैंकर। अब यहाँ पे ये सारे कार्य हो गए। अब इसके अतिरिक्त भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अन्य कुछ कार्य होते हैं, ये भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई वार्षिक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। तो वार्षिक रिपोर्ट को जब पब्लिश करता है ये, तो इसके वार्षिक रिपोर्ट को यहाँ पर सांविधिक रिपोर्ट कहा जाता है, मतलब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहा जाता है इसे। और ये क्या करता है, ये हर वर्ष अगस्त में जारी करता है इस रिपोर्ट को। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो कौन बनाता है इसे, तो देखिए यह रिपोर्ट जो है बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है और केंद्रीय निदेशक मंडल जो कि भारत सरकार है उसको ये प्रस्तुत करता है। इसमें क्या शामिल होता है, तो देखिए इसमें शामिल होने वाली जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पर कई नीतियाँ बनती हैं और कई नीतियों को बदला जाता है। ये क्या करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं और उसके डेवलपमेंट की जो संभावना है उसको तलाशते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हैं। ये हर वर्ष के दौरान जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। आगामी वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विज़न क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा, इन सभी का यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है और पूरा प्रारूप बनाया जाता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वार्षिक खाते हैं उनका जो संचालन होता है वो जुलाई से लेकर के जून तक होता है। तो पूरे एक वर्षों का इसमें संचालन होता है। तो उन सभी का खाता जो रिकॉर्ड होता है उन सभी को ये इस रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। फिर इसके बाद भारत में बैंकिंग की जो प्रवृत्ति और प्रगति का रिपोर्ट है वो भी इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सांविधिक प्रकाशन है, मतलब यह भी एक स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन है। स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन मतलब है क्या होता है, तो ये एक कानून के तहत लाया जाता है जो कि संविधान के समय तो नहीं था, लेकिन एक पार्लियामेंट्री कानून के तहत इसको लेकर के आया जाता है। तो वार्षिक रूप से प्रस्तुत यह दस्तावेज पिछले वर्ष के लिए वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। तो ये जो रिपोर्ट होता है प्रगति, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति का रिपोर्ट, ये क्या करता है, ये पूरा एक जो फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर ईयर होता है उस कैलेंडर ईयर में जो भी यहाँ पर बैंकिंग के द्वारा यहाँ पर जो भी इकोनॉमी में जो भी यहाँ पर परिवर्तन किए गए हैं, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट किए गए हैं, उन सभी डेवलपमेंट को इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। जैसे कि एक इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बजट के समय लाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है जो कि बैंकिंग के लिए जो भी यहाँ पे कार्य किए गए हैं विगत एक वर्षों में उन सभी की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अप्रैल से लेकर के मार्च तक की अवधि को कवर करने वाले इस प्रकाशन को सामान्यतः नवंबर दिसंबर में जारी किया जाता है। और ये जो एक वर्ष का समय लेता है वह अप्रैल से लेकर के मार्च तक का होता है, उसमें सारे कार्य की समीक्षा करता है और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है नवंबर या दिसंबर के महीने में प्रतिवर्ष। दिसंबर 2014 से यह प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि यह रिपोर्ट कब से प्रकाशित किया जा रहा है, तो ये रिपोर्ट दिसंबर 2014 से प्रकाशित किया जा रहा है, मतलब जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। फिर अब हम बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके कुछ स्वायत्तता है, कुछ इसके फ्रीडम है कार्य करने को लेकर के। तो उसे ये फ्रीडम कहाँ से आता है, तो आरबीआई के कुछ अधिनियम हैं, कुछ एक्ट हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिसके तहत ये फ्रीडम से काम करता है, आज़ादी के साथ कार्य करता है। और सरकार भी अब इसको कुछ ऐसा निर्देश दे सकती है जिसको मानना भी आरबीआई की कंपल्शन में आ जाता है। तो हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक की जो आरबीआई एक्ट की अधिनियम की जो धारा 7(1) है, 7A है या 1 है, इसके तहत क्या है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंकों को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनता के हित में आवश्यक हो। मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्कीम लेके आना चाहती है जो कि बैंकों के लिए फ़ायदा हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन जनता को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो उससे रिलेटेड
जो देश के हेड होते हैं, सरकार होती है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिस्कशन कर सकते हैं। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हाँ बोल देते हैं तो वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और सब उस कानून को, उस दिशा निर्देश को जो प्राइवेट बैंक है उन पर कंपल्शन किया जा सकता है इस अधिनियम के तहत और इस अधिनियम के इस धारा के तहत। फिर आता है सेक्शन 7 क्लॉज 2, सेक्शन 7(2). अब इसमें क्या कहा गया है, इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। इसमें यह निदेशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है। मतलब इसमें ऐसा है कि इसके तहत जो भी यहाँ पर पावर है बैंक का, वह एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा और ये जो मंडल रहेगा ये ठीक उसी प्रकार का कार्य करेगा, उसी प्रकार की शक्तियाँ मिल जाएगी इसे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहले थी। फिर आता है सेक्शन 7(3). तो सेक्शन 7 क्लॉज 3 है जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डिप्टी गवर्नर की गैर मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्यतः मामले एवं कामकाज के सामान्यतः अधीक्षक, मतलब जनरल सुपरिटेंडेंस एवं निर्देशक की शक्तियाँ होगी। इसमें यह कहने का तात्पर्य है कि यदि जो बैंक के अगर ऐसा कोई कार्य आ जाता है जब वहाँ पे गवर्नर अनुपस्थित है और अनुपस्थित है उसके साथ साथ जो चारों उसके डेप्यूटी गवर्नर है वो भी अनुपस्थित है, इस परिस्थिति में जो यहाँ पर एक केंद्रीय निदेशक मंडल बोर्ड जो बनाया गया है वह सारे कार्य कर सकती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कर सकते थे, इसमें ऐसा कहा गया है। फिर वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालांकि आरबीआई की स्वायत्तता को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है इसके अंतर्गत। फिर यहाँ पर आरबीआई को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा गया है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, चाहे वह पीएसबी हो या फिर निजी बैंक हो, मतलब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हो या फिर यहाँ पर प्राइवेट बैंक हो, चाहे विदेशी बैंक हो, ये सभी अपने आप में एक समग्र निकाय के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसमें न केवल मौद्रिक नीति बनाने की शक्तियाँ नहीं थे बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की निगरानी संबंधी शक्तियाँ भी इसमें नहीं थे। जैसे हमने कई बार देखा कि कोई बैंक ऐसा है जो कि रूल्स जो आरबीआई के एक्ट के तहत है उनका अगर ब्रीच करता है, उनका अवहेलना करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकायदा उन पर फाइन भी लगाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोवेरेनिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि बैंक और केंद्र सरकार के बीच में केंद्रीय बैंक के स्वायत्तता के मसले को लेकर के टकराव की स्थिति भी हमने कई बार देखा है। इसके साथ साथ इसका मुख्य कारण ये है कि गैर निष्पादित जो यहाँ पर कार्य है उसको जांच करने के लिए जो भी यहाँ पर आरबीआई है वह सही से कार्य करने में असफल हो रहा है, उसमें कई विफलताएं देखने को मिल रही है और ये जो है अर्थव्यवस्था में जो तरलता की कमी है यही एक मुख्य समस्या के रूप में सामने आता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु कई सुधारात्मक उपाय और सुझाव सरकार को दिए गए हैं। सरकार द्वारा बहुत सकारात्मक उसे माना नहीं गया है, तो ये भी एक कई कारण हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में एक मतभेद की स्थिति क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि आरबीआई किस प्रकार से कार्य करता है, उसके क्या कार्य हैं, स्थापना क्यों हुआ है, इसके क्या क्या चैलेंजेस है और सरकार और आरबीआई के मध्य जो भी मतभेद है वो किस बात को लेकर के है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी अन्य प्रकार की अगर आपको कोई भी इसमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, एक बार यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो पेज को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इन सभी वीडियोस के माध्यम से मेरा उद्देश्य बस ये होता है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं ताकि आप लोग बिना किसी ज़्यादा पैसे को खर्च किए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। फिर से मुलाकात हो एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।